सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद करता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से निकाल रहे होगे और बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। ठंडी वाला मौसम है और क्या बताऊँ, ये सारे थोड़ा सा बीच में लैग आ गया था आपकी वीडियो में कि एक चैप्टर नहीं डल पा रहे थे। इनफैक्ट सॉरी फॉर दैट। और आज हम अपना देखेंगे हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जो कि है आपका प्रोग्राम एंड अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। हमारी एक सीरीज चलती चली आ रही थी हिस्ट्री की, पहला चैप्टर देखा, दूसरा चैप्टर देखा, हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे। वो है आपका प्रोग्राम एंड अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। मतलब नेशनलिस्ट कौन होते हैं? जो अपने नेशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पेन कॉपी साथ में ले लो, नोट्स वगैरह अगर अच्छे लगे तो लिखते चले जाना साथ में, क्योंकि आपको बुक भी एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बुक से काफ़ी सारे की पॉइंट्स मिलते हैं। राइटिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। अगर समझो कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो की पॉइंट्स की मदद से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अपना फटाफट देखते हैं अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट तो सबसे पहले वो लोग होते हैं जो अपने नेशन के बारे में सोचते हैं। और नेशनलिस्ट का मतलब आप ऐसे, अर्ली नेशनलिस्ट वो ग्रुप ऑफ पीपल था, वो टीम थी जो कि आइडियल थॉट्स लेके चलते थे। मतलब जिनको एक ये सोच थी कि हम इंडिया को अपने हाथ में बहुत आसानी से ले सकते हैं, कुछ और अलग मेथड्स के साथ, बिना लड़ाई के, लड़ाई वड़ाई की दंगे के बगैर भी हम इंडिया को अपने हाथ में ले सकते हैं। जो कि और ये वाला जो ग्रुप था पीपल का, ये ग्रुप थे लीडर्स का, तो इन लोग के कॉमन थॉट्स थे और ये लोग सारे पढ़े लिखे थे, अब्रॉड होके आ चुके थे, इसलिए इनके काफ़ी सारे अपने थॉट्स मैच करते थे। तो इनके कई सारे प्रोग्राम्स थे। देखो, फर्स्ट फेज चलता है 1885 से लेकर 1905 तक। इन्होंने इस फेज को बोलते हैं हम अर्ली नेशनलिस्ट फेज। फिर उसके बाद आता है आपका वो गांधीयन एरा आता है 1917 से लेकर 1949। तो ये कुछ जो 20-25 साल थे, इन्होंने जो जिस तरह से रिफॉर्म्स लाए, जिस तरह से इन्होंने लोगों को बताया समझाया, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अर्ली नेशनलिस्ट कौन लोग हैं? सबसे पहले उसको देखते हैं। आपका जो पॉइंट है, अर्ली नेशनलिस्ट वो लोग थे जो एक पढ़ा लिखा तबका था, जो अब्रॉड होके आ चुके थे। इनमें से बहुत सारे लोग, कोई डॉक्टर थे, कोई लॉयर थे, कोई टीचर थे। तो इन सब लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया था ताकि हम लोगों की समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने रख सके बिना किसी लड़ाई दंगे के। तो इसके अंदर, इस ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर काफ़ी सारे लोग थे, प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे। सबसे पहले तो ये आपके देख लो दादा भाई नौरोजी, और दूसरे हैं आपके इसमें दिखा होगा गोपाल कृष्ण गोखले, और थर्ड हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कोने से इस टीम को बनाया, इस ग्रुप को बनाया, ताकि हम लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। इनके बिलीव्स क्या क्या थे? मतलब इनकी मतलब थॉट्स था कि किस प्रोसेस से ये लोग जाएंगे। इनका देखो, इनके कुछ थॉट्स तो ये थे कि हम लोग सबसे पहले तो लोगों की परेशानियों को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके क्या इंडिया में चल रहा है, और लोगों की परेशानी के बारे में बताएंगे, लोगों को एजुकेट कराएंगे। और एक साइड इनका ये भी था कि लोगों को ये समझाना चाहते थे कि ब्रिटिश खराब नहीं है, वो हमारे लिए जस्ट एंड फेयर है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें। और उनको एक फ़ायदा ये भी था कि ये जो पहले छूत अछूत, अनटचेबिलिटी और आपकी ये सब रहती थी, वो समझ लो एक सती सिस्टम था, विडो रीमैरिज था, ये सब क्या थे? मतलब बिल्कुल लॉजिक नहीं था इन सब चीज़ों के अंदर। तो ब्रिटिश ने इन सब चीज़ों की सफाई की इंडिया के अंदर से, जो मतलब ऊट पटांग चीज़ थी, जो मतलब वो उसको एक धर्म मानते थे, इन सब चीज़ों को हटाया। तो मॉडर्न लीडर्स भी इन सब के साथ थे। ये सब जो समाज में उल्टी सीधी चीज़ फैली हुई है, इन सबको हम हटा के अच्छा नेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये थे इनके आइडियोलॉजी, इनके बिलीव्स ये थे। ठीक है, अब आते हैं आपके डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, डिमांड्स थे, बहुत सारे डिमांड्स थे इनके। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स था, और इनका समझ लो ये डिफेंस ऑफ सिविल सर्विस था, और आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म था, और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब हर पार्ट के हर मतलब मेन पॉइंट्स में ये लोग कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे। पहला पॉइंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में ये लोग ये चाहते थे कि हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। शुरू से ही मुद्दा रहा है, लेकिन बहुत आराम के तरीके से। और ये लोग ये भी चाहते थे कि अगर ब्रिटिश को रूल करना है तो हमको ऊपर से रूल करें, लेकिन अंदर से हमारा इंडिपेंडेंट रूलिंग इंडियंस की ही होनी चाहिए। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे वो थे आपके, मतलब कि वो इंडिया के अंदर इंडियंस का काफ़ी सारा शेयर होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर का। ठीक है,
अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहली चीज़ तो ये थी, ये लोग किसानों को बचाना चाहते थे। किसानों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उतने टाइम। किसान लोग क्या करते थे, बेचारे ज़मींदार से ज़मीन लेते थे, उस पर खेती वगैरह करते थे, और खेती करने के बाद उनको उस पर कोई फ़ायदा भी नहीं होता था। ये बहुत बुरी बात थी। ज़मींदार बहुत उससे टैक्स लेते थे, बहुत सारा ब्याज लेते थे, और वो बेचारा लोन पे लोन फंसता चला जाता था, लेकिन कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता था। एक पॉइंट ये था। और जो उतने टाइम सॉल्ट और शुगर इन सब पे टैक्स वगैरह लगता था, इस पे भी वो लोग बहुत एम्फेसाइज करते थे कि आपको इन सब चीज़ों से टैक्स हटाना चाहिए, जो कि डेली नीड है इंसान की। और एक तीसरा पॉइंट ये भी था कि वो लोग क्या चाहते थे, इम्पोर्टेड गुड्स जो बाहर से आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, इम्पोर्टेड गुड्स सामान, उस पर बहुत हाई टैक्स होना चाहिए, ताकि हमारे कंट्री में वो पैसा आए और लोगों की भलाई के लिए यूज़ हो सके। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स देखो, जैसे होता है ना कि अभी चलता है, एक पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, और आपकी ये जो जुडिशरी है और जस्टिस है लोगों के साथ, ये सब बहुत अलग चीज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स में एक पॉइंट ये भी था कि ये लोग चाहते थे कि लोगों के लिए एग्जीक्यूशन, मतलब जो वाइसरॉय हैं इनका कोई इंटरफेयर ना हो अगर इनके बीच में कुछ खटापटी होती है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बहुत एक पार्टीशन होना चाहिए। उस टाइम पे सब मर्जअप होके चल रहा था, सब मर्ज थे एक दूसरे में, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी डिमांड थी कि इन सबको अलग अलग करो, और भी कई सारी चीज़ें थी जिनको वो लोग अलग करवाना चाहते थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स में ये भी थे कि यूपीएससी में जो इन्होंने एज लिमिट कम कर दी थी, 19 साल कर दी थी, ये लोग इसको 21 करवाना चाहते थे, ताकि इंडियंस उसमें आके अपना कंपटीशन दिखा सके और हाई पोस्ट एक्वायर कर सके। और इसमें आप एक पॉइंट ये भी ले सकते हो कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या जो पब्लिक कमीशन का एग्ज़ाम होता है, ये इंडिया में भी हो, साथ साथ इंग्लैंड में भी हो, ये इनका एक डिमांड थी। ठीक है, और डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स एक पॉइंट ये है कि ये लोग चाहते थे कि आम जनता को अपना एक राइट मिल सके, जो हर इंसान चाहता है। पहले उतने टाइम ब्रिटिशर लोग इंडियंस की कभी कभार इंसल्ट करके चले जाते थे, मारते थे, कूटते थे, कुछ भी करके चले जाते थे, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती थी, क्योंकि ब्रिटिश का रूल है। और एक पॉइंट पहले ये भी था, सेकेंड चैप्टर में, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर जाके देखना, कि ब्रिटिश अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम होता है और उसमें इंडियंस और यूरोपियंस दोनों हैं, ब्रिटिशर दोनों हैं, तो उसमें यूरोपियंस का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होगा, उनका कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी। एक बहुत ख़राब चीज़ थी। तो ये लोग इसमें भी रिफॉर्मेशन चाहते थे, और हर इंसान को एक फ्रीडम दिलाना चाहते थे कि वो कुछ भी कर सके, कुछ भी बोल सके, और अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सके। ठीक है, अब क्या था हमारा मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, मतलब इनके मेथड्स क्या क्या थे, क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, किस तरीके से ये लोग अपनी कंट्री को अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो देखो मेथड क्या थे इनके, ये लोग लड़ाई दंगा बिल्कुल नहीं चाहते थे, बहुत ही शांति से, बहुत आराम से ये लोग अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। और इसमें बात ये भी थी कि इनके 3 P इनके बहुत फेमस थे। तीन चीज़ इनकी बहुत फेमस थी। एक तो पिटीशंस डालो, एक नोटिस डालो, उसमें कॉमन प्रॉब्लम्स लिखी होगी लोगों की, उसको गवर्नमेंट के सामने रखो। और दूसरा था इनका प्रेयर करो, प्रार्थना करो गवर्नमेंट के सामने कि ऐसा ऐसा कर दो। और लास्ट ये था प्रोटेस्ट करो, मतलब जब ना माने इन दोनों चीज़ों से तो प्रोटेस्ट करो, जो कि एक मतलब पीसफुल टाइप का एक्ट है, जिससे लोगों को मतलब लोग कुछ उसमें नुकसान नहीं हो रहा होता, बस लोगों के सामने अपनी बात रखी जा रही होती है गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब लास्ट है आपका अचीवमेंट्स इन्होंने बहुत सारे किए थे। एक तो इन्होंने पूरे इंडियन को जब ये पिटीशंस वगैरह डालते थे, तो इनका मेन मकसद तो ये था कि अब गवर्नमेंट को तो बात समझाएंगे, ऊपर से हम लोग अपने इनडायरेक्टली इंडियंस को भी एजुकेट करें कि तुमको इस तरीके से जाना है, अगर हम बाद में ना रहें तो तुमको इस तरीके से जाना है, तुमको इस तरीके से परफॉर्म करना है, तुमको ये ऐसे ऐसे करना होगा, तुमको इस तरह पिटीशन डालना है, तुमको इस तरह प्रोटेस्ट करना है, सब इस तरह करना होगा। तो इन्होंने हर एक इंडियन को लगभग एजुकेट कर दिया था, और सबको एक यूनिटी बता दी थी कि मतलब हम सब एक साथ हैं और हमको एक साथ अपने देश के लिए डिमांड करनी चाहिए। और इन्होंने ब्रिटिश का ट्रू नेचर ही बताया था कि मतलब असली में लोग चाहते क्या हैं हमसे, मकसद क्या है इनका यहाँ पे आने का, और ये इनका नेचर क्या है कि ये लोग क्या अपनी डिमांड क्या करना चाहते हैं, वो सब तो वही सब देखा जाता था। मतलब वो अर्ली नेशनलिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया, इनके अचीवमेंट थे, इन्होंने लोगों को ब्रिटिश का ट्रू नेचर बताया। और लास्ट पॉइंट ये था कि उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कम करवा दिया, और
मतलब कि जो वो था आपकी जो एज लिमिट थी उसको बढ़वाई, ताकि इंडियंस को भी कंपटीशन कर सकें और उन्हें हाई पोस्ट मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना और खुशी खुशी करते जाओ, बिना स्ट्रेस के साथ आगे बढ़ते रहो। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। और क्या बोलना है, इसके ये पार्ट मैंने लिखा हुआ है, बाद में अब देखेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।